हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में। फ्रेंड्स, लगातार हम सॉल्व करा रहे हैं यहाँ पर रेलवे का ग्रुप डी पिछले पेपर जो हुआ था उसको हम सॉल्व करा रहे हैं और इसकी सीरीज आज की 26 नंबर की है। अगर आप इस वीडियो को शुरू से लेकर के अंत तक देख लेते हैं तो आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा और काफ़ी हेल्प होगी आपके एग्जाम में। तो फ्रेंड्स, शुरुआत करते हैं आज की इस वीडियो को। और इसके साथ-साथ अगर आप रेलवे के इंटरव्यू की वीडियो देखना चाहते हैं तो इसी वीडियो के नीचे आपको लिंक मिल जाएगी डिस्क्रिप्शन में, आप वहां से देख लेना या फिर कमेंट सेक्शन में भी पिन मिल जाएगी, आप वहां से डायरेक्ट देख सकते हैं रेलवे इंटरव्यू की वहां पर सैलरी क्या होती है, काम कैसा होता है, तो वहां के बारे में एग्जैक्ट पता लग सकेगा उस वीडियो को अगर आप देख लेते हैं तो। फ्रेंड्स, इससे पहले हमने कई सारे पार्ट्स करवा दिए हैं, अगर आप देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में जाइए, वहाँ पर पार्ट हमने अलग से बना दिया है। सारे रेलवे ग्रुप डी का पिछले पेपर के नाम से प्लेलिस्ट अलग से बनी है, तो वहाँ से आप आसानी से देख सकते हैं। शुरुआत करते हैं वीडियो के। लेकिन फ्रेंड्स, इससे पहले अगर चैनल पर नए हैं और चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपसे रिक्वेस्ट है चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन दबाकर हमारे चैनल से जुड़ जाएं। फ्रेंड्स, पहला क्वेश्चन है आज का, इसमें कहा जा रहा है न्यूटन की गति का दूसरा नियम कौन सा है। तो ये फ्रेंड्स जड़त्व के नियम से भी जाना जाता है, यानी कि न्यूटन की गति के दूसरे नियम को हम जड़त्व का नियम भी कह देते हैं। अगला क्वेश्चन देखो। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा लिखा हुआ है तो मैथ का ही क्वेश्चन है, क्योंकि मैथ वाले हम बाद में ही सॉल्व करेंगे। अगला है ये फिजिक्स का क्वेश्चन है। एक लड़के द्वारा गुरुत्वाकर्षण के विरुद्ध किए गए उस कार्य की मात्रा कितनी है जिसमें वह 3 केजी वजन वाली साइकिल को समतल पर 10 मीटर की दूरी तक ले जाता है, और जी की वैल्यू दे के रखी है। तो देखो, समतल है, इसका मतलब क्या है, जो कोण बनेगा वो हमारा 90 बनेगा, और हमारे पास फार्मूला होता है W बराबर एफ एस कॉस थीटा। अब देखो, कॉस थीटा की वैल्यू ही हो जाती है, थीटा अगर पैरेलल होगा, यहाँ पर क्या बोला रहा है, समतल है, तो 90 डिग्री बन जाएगा, और 90 डिग्री कॉस 90 की वैल्यू होती है 0, तो बाकी रखने की हमें आवश्यकता नहीं, W क्या हो जाएगा हमारा 0 हो जाएगा। ठीक है, तो वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर पहला ही। नेक्स्ट, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज अ वेस्कुलर प्लांट, यानी कि संवहनी प्लांट कौन से होते हैं, तो ये होते हैं मर्सिलिया, ऑप्शन नंबर पहला सही उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। अब ये कथन निष्कर्ष का क्वेश्चन है, क्योंकि कई बार ये कथन निष्कर्ष क्वेश्चन रिपीट होकर के आते हैं, तो अगर आप सारे के सारे कथन निष्कर्ष ही देख लेते हैं तो बहुत अच्छी खासी लेवल की आप तैयारी कर पाएंगे। और ये 7 से 8 नंबर के क्वेश्चन जो होते हैं, 7 से 8 क्वेश्चन हर एक शिफ्ट में पूछे ही गए थे। ठीक है, बहुत कम आए थे तो 5 तक, और बहुत ज्यादा आए थे तो 7 या 8 तक आए हुए थे। अगला, इसमें कहा जा रहा है, देखो इसको ध्यान से पढ़ते हैं, और इसमें है कथनों को पढ़ें और दी गई जानकारी से निर्णय कीजिए कि कौन सा निष्कर्ष कथन का तार्किक रूप से अनुसरण करता है। कथन क्या कह रहा है, पहले इसको हमें ध्यान से देखना होता है, क्योंकि मेन हमारा जो पॉइंट निकल के आता है वो कथन से ही निकल के आता है। देखो कह रहा है, पैदल यात्री क्रॉसिंग कुछ फीट दूरी पर है, इसे इस्तेमाल करना सुरक्षित है, एक माँ ने अपने बच्चे से कहा। यानी कि एक माँ है, अपने बच्चे को समझाते हुए बोला है कि पैदल करने वाली जो क्रॉसिंग है कुछ ही दूर पर है, और उसका इस्तेमाल करना, यानी कि क्रॉसिंग का इस्तेमाल करना बहुत ही सुरक्षित होता है, सेफ रहता है। अब निष्कर्ष हम क्या निकाल सकते हैं इस कथन से, पैदल चलने वालों को सुरक्षा के लिए पैदल यात्री क्रॉसिंग का उपयोग करना चाहिए। ये बात सही है, क्यों, क्योंकि उसकी माँ यही तो कह रही है कि पैदल इस्तेमाल करना सुरक्षित है। सुरक्षित का मतलब क्या है, कि हमारे लिए ठीक है, तो ऑप्शन नंबर पहला सही हो जाएगा। दूसरा क्या कह रहा है, सभी बच्चों को पता है कि पैदल यात्री क्रॉसिंग क्या है। अब देखो, यहाँ पर सभी बच्चों की बात नहीं हो रही है, सिर्फ एक बच्चे की बात हो रही है, तो ये तो गलत हो जाएगा। अब सभी बच्चों को जरूरी तो नहीं कि इसके बारे में पता हो या नहीं भी पता हो, कुछ को पता भी हो सकता है, कुछ को नहीं भी हो सकता है, तो हम अपने हिसाब से अनुमान नहीं लगाएंगे, हम सेंटेंस को देखकर ही सर्वोपरि मानेंगे। अगला क्वेश्चन देखो, जब कभी सेंटेंस में ऐसा आता है कि पहला वहला करके, जैसे इसको पढ़ता हूँ, लिखा हुआ है पहली महिला खिलाड़ी, पूरा पढ़ते हैं फिर बताते हैं। निम्नलिखित में से कौन भारतीय स्क्वैश खिलाड़ी पीएसए महिला रैंकिंग के शीर्ष 10 में शामिल होने वाली पहली भारतीय महिला खिलाड़ी बन गई है। तो अगर पहली भारतीय खिलाड़ी बन गई है, और पहली बार जब कोई काम होता है तो अपने आप में एक इंपॉर्टेंट हो ही जाता है, इसको याद रखना, क्योंकि इंपॉर्टेंट तो होता ही है। तो सही उत्तर हो जाएगा इसका दीपिका पल्लीकल, ऑप्शन नंबर पहला ही सही उत्तर है। हालांकि ये पहले के हिसाब से इंपॉर्टेंट था, आपके हिसाब से उतना तो नहीं है, लेकिन यहाँ पर पहली दिया है, पहले का मतलब कि हमेशा पहले ही रहेंगे, तो इस वजह से ये क्वेश्चन रिपीट भी हो सकता है, याद रखना, क्योंकि पिछली बार कई कई साल के क्वेश्चन पूछे गए थे, पुराने पुराने। अब देखो, इसमें रीजनिंग का क्वेश्चन देख रखा है। रीजनिंग पे क्या कर रहा है, यदि दक्षिण पूर्व को पूर्व कहा जाता है, उत्तर पश्चिम को पश्चिम कहा जाता है, तो पहले हम इसको देख लेते हैं क्या। तो रियल में मैं डायरेक्शन ऐसे करके बना देता हूँ, और ये है, इसको मान लो ऊपर वाला होता है हमेशा उत्तर, और नीचे वाला होता है हमेशा दक्षिण, ये इधर का हो जाएगा पूरब, और इधर का हो जाएगा ये पश्चिम।
अब देखो, दक्षिण पूर्व को हम पूर्व बोल देते हैं, यानी कि दक्षिण पूर्व ये वाला जो है, ये वाला, इसको हम क्या बोल देते हैं, ये पूर्व बोल देते हैं। इसका मतलब हम इधर की तरफ 45 डिग्री बाएं साइड जा रहे हैं। अगला करें उत्तर पश्चिम को पश्चिम बोल देते हैं। उत्तर पश्चिम कौन सा होगा हमारा, ये होगा उत्तर पश्चिम। उत्तर पश्चिम को हम पश्चिम, यानी कि फिर हम इधर आ रहे हैं। इससे हमें ये तो पता लग गया कि हम इस तरफ जा रहे हैं, वो भी कितने डिग्री, 45 डिग्री, 45 डिग्री। अब क्या कह रहे हैं हमारे क्वेश्चन पे, कह रहा है कि उत्तर को क्या कहा जाएगा, जो हमारा उत्तर होगा इस उत्तर को हम क्या कहेंगे। तो उत्तर को अगर 45 डिग्री आप चलोगे इधर की तरफ, तो देखो अभी यहाँ पर है, 45 डिग्री मुड़ेंगे तो यहाँ पर हो जाएंगे। तो ये कौन सी दिशा है, उत्तर इधर है, पश्चिम इधर है, दोनों के बीच में, तो हम बोलेंगे उत्तर पश्चिम। तो ऑप्शन नंबर चौथा हमारा सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, ये याद रखा करो, आप प्रैक्टिस करेंगे आसानी से आप कर पाएंगे इनको। अगला क्वेश्चन है, देखो ये कई बार आया, स्थितिज ऊर्जा गतिज ऊर्जा के बहुत सारे न्यूमेरिकल्स पूछे गए थे पिछली बार और उसके पहले भी। अब कह रहा है कि 14 किलोग्राम द्रव्यमान की एक वस्तु को भूमि से एक निश्चित ऊंचाई पर रखा जा गया है। यदि वस्तु की स्थितिज ऊर्जा दे के रखा है काइनेटिक एनर्जी, तो भूमि के संदर्भ में वस्तु की ऊंचाई ज्ञात करिए। तो इसको डायरेक्ट फार्मूला लगा देते हैं। तो काइनेटिक एनर्जी ई के ई बराबर होता है m इंटू में g इंटू में h। काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू दे के रखिए 560, तो यहाँ पर लिख दो 560 बराबर m कितना है, ये हो जाएगा 14, और g की वैल्यू देख रखिए 10, तो यहाँ पे लिख दो 10, और h हमें निकालना है। तो देखो 14 चौको 56, तो 0 और यहाँ 40 आएगा, बराबर में बचेगा 10 गुणे में h। अब 0 से 0 काट दो, तो 4 बराबर हो जाएगा h, यानी कि h की वैल्यू क्या हो जाएगी 4। ऑप्शन नंबर सेकंड सही उत्तर हो जाएगा हमारा। अगला क्वेश्चन रीजनिंग का है, निम्नलिखित श्रेणी में अगला पद क्या होगा। तो देखो यहाँ पर 11 के बाद हो गया है कितना, 15, 4 जोड़ा गया है। अब 15 में से 4 जोड़ोगे तो हो जाएगा 19। तो स्टार्टिंग में 19 देखो सब में देख रखा है। अब यहाँ पर हम देखते हैं के, तो के के बाद देखो यहाँ पर क्या लिखा है, के के बाद एल एम एन, और यहाँ पर 3 का गैप देख रखा है। देखो जैसे के लिख देता हूँ, एल एम एन, फिर यहाँ पर ओ लिखा है, 3 का गैप है। अब ओ के बाद हमें देखना है 3 का गैप, मान लो कि यहाँ पर ओ होगा, ठीक है, पी क्यू आर, और यहाँ पर क्या आएगा, एस आएगा। तो इसका मतलब हो गया कि हमारे पास आएगा 19 और इसके बाद आएगा एस। तो देखो 19 एस किस में है, ये और ये तो कट गए। अब इसके बाद देखो लास्ट वाला हमें देखना पड़ेगा। तो लास्ट वाले में देखो ध्यान से, यहाँ पर एम दे के रखा है, और एम के बाद देखो आई के बाद है जे के एल, यहाँ पर भी 3 का गैप है। देखो ना, आई के बाद है जे के एल, एम 3 का गैप है। तो एम के बाद देखो एन ओ पी, और क्या आएगा उसके बाद क्यू, तो लिखेंगे यहाँ पर क्यू, 19 एस और क्यू। तो देख लो 19 एस क्यू कहाँ पर लिखा है, ऑप्शन नंबर हमारा चौथा हो जाएगा, ये ऑप्शन चौथा। अगला है, एक अवतल दर्पण में सी पर समान आकार की वास्तविक उल्टा प्रतिबिंब प्राप्त करने के लिए उस वस्तु को कहां पर रखा जाना चाहिए। तो देखो जब आकार समान होता है, मतलब जितनी बड़ी वस्तु होती है उतनी ही बड़ी दिखे, तो इसका मतलब जाहिर सी बात है कि हम सी पर, यानी कि वक्रता केंद्र पर उसको रखा होगा हमने। तो अगर हम वक्रता केंद्र पर रख देते हैं तो उतने ही साइज की इमेज बनती है, उसी प्रतिबिंब की प्रतिबिंब बनती है उतनी ही वस्तु की। ऑप्शन नंबर पहला सही उत्तर इसका हो जाएगा। अगर हम यहाँ पर क्या करते हैं, फोकस दूरी पर कोई वस्तु को रखते हैं तो ये अनंत पर बनता है, उसका क्या प्रतिबिंब बनता है, ठीक है। और अगर अनंत पर लगते हैं तो कहां पर बनेगा, ये आपको कमेंट सेक्शन में बताना है, ठीक है, कि अनंत पर रखने पर अवतल दर्पण में कहां पर प्रतिबिंब बनता है अगर वस्तु अनंत पर होगी। अगला क्वेश्चन है रीजनिंग का, वरुण के इकलौते भाई का पिता मनोज है, वरुण का मनोज से क्या संबंध है। तो देखो ये ब्लड रिलेशन का है, रक्त संबंध वाला रीजनिंग का। तो वरुण के इकलौते भाई, इसका मतलब एक वरुण है और एक कोई इकलौता भाई को मान लो मैं बी मान लेता हूँ, तो ये दोनों आपस में भाई भाई है। इकलौता का मतलब होता है कि इन दोनों के अलावा कोई और नहीं है। इकलौते भाई का पिता, यानी कि वरुण जो है इसका भाई मान लो हमने बी है, तो बी के जो पिताजी हैं उनका नाम है मनोज, और मैं एम लिख देता हूँ। अब ये बताओ कि जब सगे भाई भाई हैं ये, तो अगर इसके पिता होंगे बी वाले के एम होंगे पिता, तो इसके पिता भी तो होंगे एम। वही पूछा है वरुण का मनोज से क्या संबंध है, यानी कि इनके पिताजी इनको क्या कहेंगे, ठीक है, किसको, मनोज को, वरुण को, माफ कीजिएगा वरुण को। तो यहाँ पर हो जाएगा बेटा ही होगा उनका, ऑप्शन नंबर चौथा सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट पे आते हैं। अगला है, डैश ने तर्क दिया था कि सभी ग्रह सूर्य के कक्ष में न कि पृथ्वी की उस समय की मान्यता के विपरीत था। ये किसने बोला था, गैलीलियो गैलीली ने। जब गैलीलियो ने अपने ऑप्शन दिए थे कि जो
सभी ग्रह जो हैं सूर्य के कक्षा में हैं, वो सूर्य के चारों तरफ परिक्रमा लगाते हैं, ना कि पृथ्वी की कक्षा में। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर तीसरा सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, देखो रीजनिंग का क्वेश्चन है। इसमें क्या कहा जा रहा है, ये थोड़ा सा अलग करके क्वेश्चन को दिया है, टफ बनाने की कोशिश करी है इसको, लेकिन फिर भी हम आसान भाषा में समझेंगे। करे कि एक विशिष्ट परीक्षा में, यानी कि कोई एक परीक्षा हुई, 200 छात्र उपस्थित हुए, उसमें जो अटेंडेंस लगी वो 200 छात्र आए परीक्षा देने। गणित में 80 छात्र फेल हो गए, यानी कि अनुत्तीर्ण, भौतिक में 160, ऐसे करके। तो हम एक काम करते हैं, उसको बनाते भी जाते हैं साथ साथ। तो एक मान लो कि गोला मैंने यहाँ पर बना दिया, दूसरा वाला बना दिया ऐसे करके गोला, और एक तीसरा वाला बना दिया इधर से करके एक गोला। ठीक है, अब आते हैं, अब इनको मैं लिख देता हूँ। तो देखो एक गणित है, तो गणित को मैं एम लिखूंगा, और भौतिकी को लिख देता हूँ यहाँ पर, फिजिक्स के लिए पी बना देता हूँ, और केमिस्ट्री दिया था ना कहीं पर, केमिस्ट्री मतलब रसायन विज्ञान, इसके लिए बना दो सी एच। अब आते हैं क्वेश्चन में क्या कह रहा है। तो देखो हम सबसे पहले क्या करते हैं कि उनमें जिसमें दो दो की बातें होती, जैसे देखो गणित और फिजिक्स, भौतिकी, गणित और रसायन, ऐसे तो पहले उनको हम लिखते हैं यहाँ पर। तो देखो गणित और भौतिकी में क्या है, तो गणित है यहाँ पर, ये हो जाएगा हमारा गणित, और भौतिकी है फिजिक्स। गणित भौतिकी दोनों में 30 की बात हो रही, तो यहाँ पर आ जाएगा 30 आ जाएगा, ये 30 लिखा हुआ है। ठीक है, अब आगे क्या करें, गणित और रसायन में 15 छात्र अनुत्तीर्ण हुए, यानी कि गणित में और रसायन में टोटल 15। तो गणित ये है, रसायन ये है, तो यहाँ पर हो जाएगा ये 15, छोटा सा यहाँ पर आप लिख दो, मैं इसको थोड़ा सही कर देता हूँ। ठीक है, ये हो गया 15। अब आगे क्या बोल रहा है, भौतिकी और रसायन में 10 छात्र अनुत्तीर्ण हुए, तो 10 छात्र अनुत्तीर्ण हुए भौतिकी में और रसायन में दोनों मिला के। फिजिक्स केमिस्ट्री में 10, तो मैं यहाँ पर लिखूंगा 10, ये हो जाएगा 10। ठीक है, ये इधर भी आ रहा है, इधर भी आ रहा है। अब पढ़ते हैं बचा हुआ। तो कह रहा है कि गणित में छात्र अनुत्तीर्ण हुए कितने, 80। तो 80 देखो यहाँ पर कितने हो गए, 30 ये हो गए, और 15 ये हो गए, 45 हो गए। बचे हमारे पास कितने, 35 बचे होंगे, तो ये हो गए 35। अब इसके बाद क्या कह रहा है यहाँ पर, गणित ये तो हो गया। अब इसके बाद कह रहा है इसमें सेकंड वाले पे, भौतिकी में 160 छात्र उत्तीर्ण हुए, देखो कितना घुमा के दिया, भौतिकी में 160 छात्र उत्तीर्ण हुए। तो अगर 160 छात्र उत्तीर्ण हुए हैं, पास हुए हैं, और टोटल है 200, तो फेल कितने हुए होंगे, 40 फेल हुए होंगे। तो 40 यहाँ पर बताना है, भौतिकी में कुल 40 हो गए, तो यहाँ पर देखो 30 और 10 40 हो गया, तो यहाँ पर भौतिकी में तो ऑलरेडी फेल है, 30 10 40 हो गए, कोई बात नहीं। रसायन में 30 छात्र अनुत्तीर्ण हो गए, इसमें 30, तो देखो 15 और 10 25 तो हम ऑलरेडी लिख चुके हैं, 5 बचा है यहाँ पर। अब आगे देखो क्या कह रहा है, 100 छात्र सभी 3 विषयों में उत्तीर्ण हुए, तो 100 अगर उत्तीर्ण हो गए, मान लो कि 200 छात्र थे टोटल, 100 पास हो गए, तो 100 फेल भी तो हुए होंगे। अब कह रहे हैं कितने छात्र केवल एक विषय में अनुत्तीर्ण थे, तो अब एक विषय का मतलब इसमें तो पता चल गया, मैथ में और केमिस्ट्री में, फिजिक्स में पता नहीं चला अभी, वरना हम इन सबको ऐड कर देते हैं। फिजिक्स के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर टोटल छात्र देखो क्या बोल रहा है, टोटल छात्र हैं 200। ठीक है, अब देख लेते हैं इनको हो कितने रहे टोटल काउंट करने के बाद। तो टोटल हो रहे हैं ये कितने, 95, और हमें करना है 100, क्योंकि 100 छात्र थे ना, तो इस उत्तीर्ण हुए, तो 5 यहाँ अगर आ जाएगा तो टोटल मिला के 100 हो जाएंगे, सारे सर्किल के मिला के। अब करें कितने छात्र केवल एक विषय में अनुत्तीर्ण हुए, तो देखो 35 यहाँ, 5 यहाँ, तो 40 हो गया, और 40 5 45 हो गया, तो यहाँ पर टोटल 45 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर हमारा पहला ही सही उत्तर हो जाएगा इसका। अगला है, तत्वों का वर्गीकरण वर्गीकरण क्यों महत्वपूर्ण है। तो इसलिए वर्गीकरण महत्वपूर्ण है क्योंकि तत्वों के गुणों का सुविधाजनक ढंग से अध्ययन करने के लिए ऑप्शन नंबर पहला सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखो, कह रहा है कि त्वरण का प्रतिरोध करने की पिंड की प्रवृत्ति को कैसे कहते हैं, यानी कि जब कोई त्वरण होता है उसको रोकने का काम करता है, तो पिंड की प्रवृत्ति क्या कहलाती है, तो ये जड़त्व कहती है। क्योंकि कोई भी पिंड होता है वो लगातार अगर उसको फेंक दे तो लगातार कुछ दूर तक जाएगा, लेकिन इसके बाद धीरे धीरे उसको डाउन होता जाएगा और एक समय पर स्थिर हो जाएगा, वो होता है जड़त्व की वजह से। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, एड्स का पूरा नाम क्या है। तो इसका पूरा नाम है एक्वायर्ड इम्यून डिफिशियंसी सिंड्रोम। याद रखना ये 2 बार क्वेश्चन रिपीट हुआ है, यही वाला अलग अलग शिफ्टों में करके। तो एड्स का फुल फॉर्म हो जाएगा एक्वायर्ड इम्यून डिफिशियंसी सिंड्रोम, ऑप्शन नंबर दूसरा सही उत्तर। अगला क्वेश्चन है, चूज द मिरर इमेज ऑफ द गिवन फिगर, यानी कि प्रतिबिंब बताना है, दर्पण छवि बताना है। तो देखो जब दर्पण छवि होता है, अगर कुछ दर्पण नहीं दिया होता तो आप मान लो कि दर्पण यहाँ पर रखा रहा होगा ऐसे करके, तो इस जगह पर क्या प्रतिबिंब बनेगी। तो देखो प्रतिबिंब में क्या होता है, अगर कोई मान लो कि
इधर की तरफ है तो प्रतिबिंब में ये इधर की तरफ हो जाएगा ऐसे करके, ये उल्टा हो जाता है, बस बाकी वही रहता है। तो इसमें देखो ये रहेगा, ये इधर की तरफ है, ये पत्ती ऐसे ये वाली इधर की तरफ, अब की बार ये हो जाएगी इधर की तरफ। तो देखो किस में दिया है, पहली बात तो इसमें ज़्यादा ही दिया है, इसमें भी हटा दो, नहीं दिया है, और इसमें भी नहीं दिया है, इन दो में दिया है, बी और डी में। अब देखो कलर की बात कर लेते हैं, तो कलर ये वाला पहले इस तरफ फिल है, अब की बार फिल हो जाएगा उस तरफ वाले में। तो देख लो इस तरफ वाले में क्या है, तो ये इस तरफ दोनों में दिया है। इसके बाद देखो यहाँ पर सेकंड वाला, ये जो छोटा वाला गोला है उसमें ऊपर की तरफ कलर किया गया है, तो ये कलर ऊपर की ही तरफ रहेगा, ये चेंज नहीं होगा। क्यों? क्योंकि इसको बदलने पर भी वही आएगा, तो उसकी दिशा ही बदल रही है ना इसकी। तो ऑप्शन नंबर हमारे पास क्या बचा, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, ऑप्शन बी करेक्ट। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक अच्छे उष्मारोधी का उदाहरण है? तो ये कांच है, ऑप्शन नंबर दूसरा सही उत्तर हो जाएगा, इनमें से बोला जा रहा है इस ऑप्शन में। नेक्स्ट क्वेश्चन अगला है, रीजनिंग का क्वेश्चन है, जब एक घड़ी में समय 7:20 होता है तो मिनट की सुई और घंटे की सुई के बीच कितने अंश का यानी कि कितने डिग्री का छोटा कोण बनता है, ये बताना है। तो देखो सबसे सिंपल होता है, जब कभी ये देखा जाए घंटे और मिनट के बीच के सुई में जो कोण बनेगा वो कौन सा बनेगा, तो इसके लिए फॉर्मूला होता है हमारा 30h-11/2m। अब देखो 30 लिखा हुआ है और एच की वैल्यू क्या है, एच का मतलब आवर, 7:20 है, तो आवर में 7 आएगा, मिनट में 20 आएगा, तो यहाँ लिख दो 7 माइनस का 11/2 और गुणे में एम की वैल्यू है यहाँ पर 20 दिया है, तो 20 लिख दो। ठीक है, अब इसमें देखो 7 त्रिक 21 होता है, 210, ये कट जाएगा 2 से 2 तो बचेगा माइनस का 110। अब 110 में से इतना अगर घटा दोगे तो कितना आंसर आएगा, ये आएगा टोटल 100 डिग्री। तो ऑप्शन नंबर हमारे पास सही उत्तर हो जाएगा तीसरा, 100 डिग्री। अगला आंसर आ गया ना इसको, तो बस यही हो जाएगा। तो फ्रेंड्स अब आज की वीडियो यहीं तक रखते हैं, किसी कारणवश क्योंकि ज़्यादा वीडियो लंबी हो जाती है तो फिर देखने में भी आपको लगता होगा कि बोरिंग हो रही होगी। तो अब इसके बाद हम आगे के क्वेश्चन जो हैं 71 से हम नेक्स्ट पार्ट में कवर करेंगे और उनको बहुत ही आसान भाषा में समझेंगे जैसे बाकी पार्ट्स को हमने समझाया। फ्रेंड्स अगर रेलियो वीडियोस के इंटरव्यू देखना चाहते हैं, उसकी वीडियोस देखना चाहते हैं, तो इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, आप वहां से आसानी से देख सकते हैं, आप सब कुछ समझ पाएंगे। सैलरी स्लिप क्या होती है, कितनी छुट्टी मिलती है, क्या होता है, आपको काम कैसे करना होगा, तो ये थोड़ा सा आपको मोटिवेशन का भी काम करेगा। तो ये इसमें से आप देख लेना, इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा रेलवे इंटरव्यू के नाम से। या फिर आप सारे इंटरव्यूज देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में जाइए, वहाँ पर हमने अलग से एक प्लेलिस्ट बना दिया है रेलवे इंटरव्यू, तो बस उस पर क्लिक करके सारे पार्ट्स आप देख सकते हैं जहाँ जहाँ भी हम जा करके इंटरव्यू लिया हुआ है। तो फ्रेंड्स आज की वीडियो कैसी लगी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। और हाँ, अगर आप गणित की वीडियोस देखना चाहते हैं, गणित के चैप्टर कंप्लीट करना चाहते हैं जिनसे आपको डर लगता है, तो बहुत ही आसान भाषा में बहुत ही कम समय में सॉल्व करने का नायाब तरीका बताया है हमने। तो आप हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में जाएंगे, वहाँ पर एक अलग से प्लेलिस्ट बनी है गणित वीडियोज़ के नाम से, तो उस पर जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो सारी वीडियोज़ आपके सामने खुल करके आ जाएंगी। तो फ्रेंड्स फिर से एक बार आपसे रिक्वेस्ट है, अगर चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और बेल आइकन दबाकर हमारे चैनल से जुड़ जाएं। कुछ कहना चाहते हैं तो कमेंट कर सकते हैं, आप सभी का स्वागत है और आप सबका रिप्लाई देने की पूरी कोशिश करते हैं। अपनी तैयारी जारी रखिए, मिलते हैं नए पार्ट में, टेक केयर, बाय बाय।